हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी ऐप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1। मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? आपको उत्तर देना है, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा। चलिए, हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। फिर से सुन लीजिए। प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न आ जाए। पहला प्रश्न देखिए, ये अपने दोस्तों के बीच, जो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं उनके बीच शेयर कर दें और उनसे भी बोलें सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और सेशन को 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, और पूरा देखा करें। चलिए, प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? चलिए, हम उत्तर बता रहे हैं। प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। फिर दोबारा सुन ले। प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो ये 2 प्रश्न की व्याख्या हो गई। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? प्रश्न नंबर 3। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? चलिए भाई, उत्तर सुनिए इसका। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। फिर से सुनिए। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। तो आप 3 प्रश्न की व्याख्या सुन चुके हैं। अब हम आपको चौथे प्रश्न पे ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राजाओं ने क्या प्रयास किया? अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राजाओं ने क्या प्रयास किया? तो हम अब आपको इसका उत्तर बताते हैं कि ये
अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राजपूतों ने क्या प्रयास किया? तो चलिए इसका उत्तर हम सुनाते हैं आपको। सुनिए इसका उत्तर। अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राजाओं ने अनेक तरीके अपनाए, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी विवाह से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार से छोटे राज्य बड़े राज्यों में मिलते चले गए। फिर से सुनिए इसका उत्तर। अपने राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए राजाओं ने अनेक तरीके अपनाए, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी विवाह से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार से छोटे राज्य बड़े राज्यों में मिलते चले गए। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ये आपकी 4 प्रश्नों की व्याख्या आपके सामने कर दिया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, जिसका उत्तर हम आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न सड़क, प्रश्न नंबर 5। सड़क शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? सड़क शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर सुन लीजिए। सड़क शिष्टाचार का तात्पर्य उन अच्छी आदतों या उपायों से है जिससे हम सड़क पर चल रहे अन्य व्यक्तियों को किसी हानि या दुर्घटना से बचा सकते हैं। इन छोटी छोटी आदतों का पालन करने से व्यक्ति दूसरों की सहायता व सुरक्षा के साथ साथ अपनी अच्छी आदतों का संदेश भी देती है। प्रश्न नंबर 5 का फिर से दोबारा व्याख्या सुन लीजिए। इसका उत्तर फिर से सुने। सड़क शिष्टाचार का तात्पर्य है उन अच्छी आदतों या उपायों से है जिससे हम सड़क पर चल रहे अन्य व्यक्तियों को किसी हानि या दुर्घटना से बचा सकते हैं। इन छोटी छोटी आदतों का पालन करने से व्यक्ति दूसरों की सहायता व सुरक्षा के साथ साथ अपनी अच्छी आदतों का संदेश देता है। तो प्रश्न नंबर 5 की व्याख्या हो गई। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए कि सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। इसका उत्तर सुनिए। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित चश्मे से ही देखना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 का फिर से इसका उत्तर सुन लीजिए। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय
सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से देखना चाहिए। और पसंद आ रहा हो सेशन तो लाइक करते चलें, और जो प्रश्न का उत्तर और आपको चाहिए तो उसको कमेंट में हमसे आप पूछ सकते हैं। और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जिनका नंबर है, उनके पास भी शेयर कर दें। चलिए ये हम फिर सुना देते हैं, हमारे साथ इसको पढ़ना। सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हम उत्तर बोल रहे हैं, हमारे साथ साथ बोलिए। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित चश्मे से ही देखना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 6 की व्याख्या हो गई। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देख लिए। अब प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 7, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो चलिए इसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं। दोनों ध्रुवों के बीच ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर से उत्तर सुन लीजिए। दोनों रेखाओं के बीच ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 की व्याख्या कर दिया, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपको बता दिया। आप प्रश्न नंबर 8 पे आ जाइए। और सेशन को 2 बार 3 बार देखोगे सब याद हो जाएगा। वैसे तो हम 2 बार इसका उत्तर ही बता रहे हैं, फिर भी आप 1 बार 2 बार 3 बार देखना, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समय नहीं है। अब आप याद करते चलिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखना, सब याद हो जाएगा। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? ये आपका प्रश्न है। अब हम इसका उत्तर आपको बता रहे हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। दोनों प्रश्न को याद करना तो अंतर पता चल जाएगा कि अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। चलिए देशांतर रेखा को फिर से बता रहे हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो आप दोनों प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। पहले अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, इसको सुनिए ध्यान से। दोनों ध्रुवों के बीच ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। आप अगला देशांतर रेखा किसे कहते हैं, इसको सुनिए। दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो आप दोनों प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। अगला प्रश्न आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9 देख लें। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो चलिए इसका हम आपको उत्तर बताते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। फिर से, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अब फिर से हम लिख के बता देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, एशिया है बड़ा, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया छोटा। तो आप सब समझ गए होंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बता रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो अब 2 बार व्याख्या कर दिया, 2 बार बताया, आपको याद हो जाना चाहिए। आप 2 बार 3 बार देखोगे सेशन को तो आपको सारे प्रश्न के उत्तर याद हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है? तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बता रहे हैं। भारत की मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 अंश, कैसे लिखेंगे इसको? 8 4 ऐसा लिखना है। फिर से हम लिख के आपको बता देते हैं। जैसे है, भारत का मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 इंच, समझिए ऐसा लिखना है। तो भारत की मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 इंच और 37 डिग्री 6 इंच, 37 डिग्री 6 इंच ऐसा लिखा जाएगा। उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 इंच व 97 डिग्री 2.25 इंच पूरी देशांतरों के बीच फैली है। अतः भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 इंच तथा देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 इंच है। तो फिर से इसकी हम व्याख्या कर देते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखा जाएगा, ये वो आपको बता दिया हूँ। फिर हम इसका उत्तर बताते हैं। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है, इसको हम फिर से बताते हैं। 2-3 बार हम बता देते हैं। भारत की मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 इंच और 37 डिग्री 6 इंच उत्तरीय अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 इंच
व 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतरों के बीच फैली है। अतः भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 इंच तथा देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 इंच है। फिर से इसका उत्तर सुनिए। भारत की मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 इंच और 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 इंच व 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतरों के बीच फैली है। अतः भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 इंच तथा देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 इंच है। अब तो याद हो गया होगा। चलिए एक बार और फिर से बताते हैं आपको। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है, ये प्रश्न है आपका। अब उत्तर हम बता रहे हैं। भारत की मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 इंच और 37 डिग्री 6 इंच उत्तरीय अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 इंच व 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतरों के बीच फैली है। अतः भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 इंच और देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 इंच है। तो चलिए भाई, अब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। कर्क रेखा भारत के राजस्थान, नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम से होकर गुजरती है। उत्तर आप लिखेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। फिर से इसका उत्तर सुन लीजिए। प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर फिर से सुन लीजिए इसका। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य इस प्रकार हैं। क्या भाई? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य इस प्रकार हैं। फिर लिखना आगे। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। तो इस प्रकार ये तुम्हारे लघु उत्तरीय प्रश्न की व्याख्या कर दिया। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सातवाहनकालीन धर्म की क्या विशेषता है? इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सब आपको याद करना है, पर
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 3 प्रश्न करना रहेगा और लघु उत्तरीय प्रश्न से 4 प्रश्न करना रहेगा। फिर इसे सुन लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न से 4 प्रश्न आपको लिखना रहेगा। मैं 12 प्रश्न का उत्तर आपको बताया हूँ। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 3 प्रश्न करना रहेगा। इसमें भी 10-11 प्रश्न की व्याख्या किया हूँ। 10-11 प्रश्न का उत्तर आपको बता रहा हूँ। तो लघु उत्तरीय से 4 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। दीर्घ उत्तरीय से 3 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। हमने आपके सामने 12-11 ऐसा प्रश्नों का उत्तर दे दिया हूँ। उस सब याद कर लोगे तो इतने में से ही आप सफल हो जाओगे। तो चलिए भाई, पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, सातवाहनकालीन धर्म की क्या विशेषता है? हम इसका उत्तर आपको बता रहे हैं। सातवाहन राज्य का केंद्र आंध्र प्रदेश था। सातवाहन राजाओं ने उत्तर एवं दक्षिण की कला तथा शिल्प से परिचित होने के कारण दोनों का लाभ उठाया। इनके समय में पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों ऐसा लिखा जाएगा भाई, चैत्यों तथा विहारों का निर्माण किया गया। इनमें कारले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। इस चट्टान को गहराई से काट कर बनाया गया है। यह विशाल वास्तुकला का उदाहरण है। इन्होंने सिक्के, छल्लेदार कुएं, पक्की ईंट और लेखन कला को उत्तर के संपर्क से सीखा। चलिए इसका हम फिर से आपको इसका उत्तर बताते हैं। सातवाहन राज्य का केंद्र आंध्र प्रदेश में था। सातवाहन राजाओं ने उत्तर एवं दक्षिण की कला तथा शिल्प से परिचित होने के कारण दोनों का लाभ उठाया। इनके समय में पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों तथा विहारों का निर्माण किया गया। इनमें कारले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। अतः इस चट्टान को गहराई में काट कर बनाया गया। यह विशाल वास्तुकला का उदाहरण है। इन्होंने सिक्के, छल्लेदार कुएं, पक्की ईंट और लेखन कला को उत्तर के संपर्क से सीखा। तो आपको 5-6 लाइन में व्याख्या बता दिया हूँ, 5-6 लाइन में उत्तर बता दिया हूँ। तो आप ये 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। इसमें से अगर आप 3 लाइन भी लिख देते हैं तब भी आपका उत्तर पूरा माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2, गुप्त काल को भारत को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को दृढ़ किया और श्रेष्ठ शासन प्रबंध द्वारा शांति
स्थापित की। यह शासन व्यवस्था मौर्यकालीन 3 स्तरीय स्थानीय, प्रांतीय व केंद्रीय से मिलती जुलती थी। इस काल में साहित्य, कला, धर्म व संस्कृति, संस्कृति ऐसे लिखी जाए भाई, संस्कृति, ठीक, संस्कृति, संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ। गुप्त काल में उद्योग धंधे, व्यापार तथा वाणिज्य में अत्यधिक प्रगति हुई। व्यापारिक संगठनों द्वारा विदेशों से व्यापार उन्नत दशा में था। पाटलिपुत्र, वैशाली व उज्जैनी समृद्ध नगर थे। समृद्ध ऐसे लिखा जाएगा, समृद्ध, समृद्ध नगर थे। देश धन धान्य, धन धान्य ऐसा लिखा जाएगा, धान्य धान्य से पूर्ण था। इस कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग कैसे लिखा जाएगा, स्वर्ण युग, स्वर्ण, स्वर्ण युग, समझ गए, ऐसा लिखा जाएगा। इसका उत्तर हम फिर से आपको बताते हैं। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को दृढ़ किया और श्रेष्ठ शासन प्रबंध द्वारा शांति स्थापित की। इस शासन व्यवस्था, यह शासन व्यवस्था मौर्यकालीन 3 स्तरीय स्थानीय, प्रांतीय व केंद्रीय से मिलती जुलती थी। इस काल में साहित्य, कला, धर्म व संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ। गुप्त काल में उद्योग धंधे, व्यापार तथा वाणिज्य में अत्यधिक प्रगति हुई। व्यापारिक संगठनों द्वारा विदेशों से व्यापार उन्नत दशा में था। पाटलिपुत्र, वैशाली व उज्जैनी समृद्ध नगर थे। देश धन धान्य से पूर्ण था। इस कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। तो इसको 2-3 बार आप पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देख लें। राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें। राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। ब्राह्मणों कैसे लिखा जाएगा, ब्राह्मणों, ठीक, ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। उच्च ऐसा लिखा जाएगा,
उच्च स्थान था। राजपूत, साहसी, स्वाभिमानी। स्वाभिमानी ऐसा लिखा जाएगा, स्वाभिमानी। स्वाभिमानी ऐसा, स्वाभिमानी, समझिए, स्वाभिमानी। और आतिथ्य भाव वाले, आतिथ्य ऐसा लिखा जाएगा, आतिथ्य, आतिथ्य। ये ता है, छोटी का मात्रा, फिर आधा था है, फिर या है, आतिथ्य। भाव वाले वीर योद्धा थे। धनी लोग कीमती वस्त्र आभूषण पहनते थे। बाल विवाह और सती प्रथा का चलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। स्त्रियों की स्थिति निम्न थी। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। वर्ण व्यवस्था कैसे लिखा जाएगा? वर्ण व्यवस्था। ऐसा लिखा जाएगा, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। लोगों का मानसिक दृष्टिकोण संकुचित हो चुका था। दृष्टिकोण कैसे लिखा जाएगा? दृष्टिकोण, कोण। फिर से लिख देते हैं, दृष्टिकोण दृष्टिकोण संकुचित हो चुका था। चलिए इसका हम फिर से इसका उत्तर दे देते हैं। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। राजपूत साहसी, स्वाभिमानी और आतिथ्य भाव वाले वीर योद्धा थे। धनी लोग कीमती वस्त्र आभूषण पहनते थे। बाल विवाह और सती प्रथा का चलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। स्त्रियों की स्थिति निम्न थी। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। लोगों का मानसिक दृष्टिकोण संकुचित हो चुका था। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर दे दिया हूं। आप 2-3 बार सेशन को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न नंबर 4, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न को 1 लाइन में, 1.5 लाइन में देना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 2-3 लाइन में देना है। फिर से सुन लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 1-1.5 लाइन में देना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 2 से 3 लाइन में देना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? चलिए हम उत्तर बता रहे हैं। हमारा देश भारत
एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संस्कृति है। अलग अलग प्रांतों के लोग अलग अलग धर्म रीति रिवाज का पालन करते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, कला, भाषा, बोली आदि में भी अंतर है। लेकिन इन सब के बावजूद वे भारतीय हैं। जब देश की बात आती है तो विभिन्न संप्रदायों एवं संस्कृतियों के लोग एक हो जाते हैं। विविधता में एकता का यही अर्थ है। फिर से सुन लीजिए। हमारा देश भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संस्कृति है। अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग धर्म रीति रिवाज का पालन करते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, कला, भाषा, बोली आदि में भी अंतर है। लेकिन इन सब के बावजूद वे भारतीय हैं। जब देश की बात आती है तो विविध संप्रदायों और संस्कृतियों के लोग एक हो जाते हैं। विविधता में एकता का यही अर्थ है। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, देख लेते हैं। यदि आपके गांव में पंचायत ना होती तो क्या कठिनाई होती? यदि आपके गांव में पंचायत ना होती तो क्या कठिनाई होती? चलिए हम इसका उत्तर आपको बता रहे हैं, सुनिए। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। उसका कार्य है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी जाने वाली सुविधा गांव की जनता को उपलब्ध करवाना, बिजली पानी की व्यवस्था करवाना, सड़कें एवं नाली बनवाना तथा जन्म एवं मृत्यु का ब्यौरा तैयार करवाना इत्यादि। यदि हमारे गांव में पंचायत नहीं होती तो हमें इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता और बहुत सारी कठिनाइयों कैसे लिखा जाएगा? कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। फिर से उत्तर सुन लीजिए। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। ये भाई इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, प्रश्न नंबर 5 का। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। उनका कार्य है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी जाने वाली सुविधा गांव की जनता को उपलब्ध करवाना, बिजली पानी की व्यवस्था करवाना, सड़कें एवं नाली बनवाना तथा जन्म एवं मृत्यु दर का ब्यौरा रखना।
एवं तैयार करवाना। यदि हमारे गांव में पंचायत नहीं होती तो हमें इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। चलिए भाई, 2 बार हो गया, इतने में तो आपको याद हो जाएगा। आप 2-3 बार सेशन को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको इसका उत्तर याद हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, जिला प्रशासन के कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 6 में जिला प्रशासन के कार्य लिखिए। तो चलिए हम इसका उत्तर तुम्हें बताते हैं। जिला प्रशासन के निम्नलिखित कार्य हैं जिनका वर्णन हम इस प्रकार करते हैं। फिर से ये लाइन, जिला प्रशासन के निम्नलिखित कार्य हैं जिसका वर्णन हम इस प्रकार करते हैं। ठीक। नंबर 1, जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 2, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा, खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना। नंबर 3, नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर देना। हम सभी के लिए पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा आवश्यक है। सभी जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। इन कार्यों के लिए जिले में बहुत से सरकारी विभाग, अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। चलिए इसका उत्तर हम फिर सुना देते हैं। जिला प्रशासन के कार्य लिखिए। तो अब उत्तर लिखेंगे, जिला प्रशासन के निम्नलिखित कार्य हैं जिसका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 2, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा, खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना। नंबर 3, नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर देना। हम सभी के लिए पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा आवश्यक है। सभी जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। इन कार्यों के लिए जिले में बहुत से सरकारी विभाग हैं और अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो गया। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देख लें। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। चलिए हम इसका उत्तर बता रहे हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। फिर से उत्तर, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। फिर से इसका उत्तर सुन लें। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना परिक्रमण कहलाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 पठार और पर्वत में अंतर बताइए। पठार और पर्वत में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 8 पठार और पर्वत में अंतर बताना है। चलिए हम इसका उत्तर बता रहे हैं। धरातल का वह भाग जो पर्वत के से नीचे और मैदान से ऊपर होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट होता है, ढाल सामान्य हो तथा किनारा का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। पर्वत धरातल का वह भाग जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा हो तथा जिसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। फिर से उत्तर सुने। पठार क्या है तो पठार के बारे में पहले सुने, फिर पर्वत के बारे में। पठार और पर्वत में अंतर बताना है तो उत्तर लिखिए पठार काली पेन से, फिर उसके अंदर उत्तर लिखना चालू करें। धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊपर होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। पर्वत धरातल का वह भाग जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा हो तथा जिसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। अब अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 9 पठार और मैदानी भाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पठार और मैदानी भाग में अंतर स्पष्ट करें। अभी आपका था पठार और पर्वत में अंतर करना। अभी प्रश्न नंबर 9 है पठार और मैदानी भाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं आपको। धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। इसका ढाल एकदम न्यून होता है, एकदम कम होता है तथा ऐसे क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह धीमे पड़ जाता है। समुद्र तट से इनकी ऊंचाई 200 मीटर की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा व सपाट हो, पठार कहलाता है। सागर तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर तक होती है। फिर से इसका उत्तर सुन लें। धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। इनका ढाल एकदम न्यून होता है तथा ऐसे क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह धीमे पड़ जाता है। समुद्र तट से इनकी ऊंचाई 200 मीटर की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है
और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा व सपाट हो पठार कहलाता है। सागर तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर तक होती है। तो इसका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देख लिए। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, जलवायु क्या है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? प्रश्न नंबर 10 है, जलवायु क्या है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत गर्म क्षेत्र हैं और जम्मू कश्मीर के कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्र अत्यंत ठंडी, न अधिक गर्म, परंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। इस कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। फिर से इसका उत्तर सुन लीजिए। अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत गर्म क्षेत्रीय हैं। जम्मू और कश्मीर के कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्र अत्यंत ठंडी, न अधिक गर्म, परंतु उष्णकटिबंधीय स्थिति में होने के कारण मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। इसी कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर सुन लिए। अब एक प्रश्न बचा है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हम आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखें। वन्य जीव हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं? वन्य जीव हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं? तो इसका उत्तर सुनिए। वन्य जीव हमारे लिए निम्नलिखित रूप से उपयोगी हैं। वन्य जीव हमारे लिए निम्नलिखित रूप से उपयोगी हैं। वन्य जीव खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वन्य जीव खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये अपने से कमजोर जीवों को खाकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। फिर से सुन लीजिए। वन्य जीव हमारे लिए निम्नलिखित रूप से उपयोगी हैं, या ऐसा लिखना, वन्य जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। वन्य जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। वन्य जीव खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये अपने से कमजोर जीवों को खाकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। फिर से उत्तर सुन लें। वन्य जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। वन्य जीव खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये अपने से
कमज़ोर जीवों को खाकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार ये लघु उत्तरीय प्रश्न का 1 से 1.5 लाइन में उत्तर लिखना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 2 से 3 लाइन में उत्तर लिखना है। लघु उत्तरीय में 12 प्रश्न दिए हैं, वो सब देखना है, याद करना है, उसमें से 4 प्रश्न आ जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय में 11 प्रश्न दिया हूँ, इसमें से 3 प्रश्न आपको करना है। तो जो बताया 1 से 1.5 लाइन लघु उत्तरीय और 2 से 3 लाइन दीर्घ उत्तरीय, जितना हमने आपको सुना दिया है उसको 2-3 बार आप पढ़िए, 2-3 बार सेशन को देखिए, सब याद हो जाएगा। फिर भी यदि नहीं याद होता तब लिखने की कोशिश करना, क्योंकि देखने से ही, सेशन को देखने से ही आपको सब याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम रखते हैं, इसी प्रश्न के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।